है दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम तैयारी करा रहे हैं आईओसीएल और साथ ही साथ आपका एनएफएल एंड क्रिब को, ठीक है। और चूंकि यही फॉर्म निकला हुआ है और भी बाकी सब फॉर्म निकले हुए हैं, और अगर आप कहीं पे भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और केमिकल मैकेनिकल से हैं तो ये आपको काम में आने वाला है। जो आज का चैप्टर है दोस्तों वो है थर्मोडायनेमिक्स। हमने 2 वीडियो बनाया था अपना प्रोसेस कैलकुलेशन के ऊपर, स्टोकियोमेट्री के ऊपर, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है आप लोगों को। देखिए यही सब जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को करा रहा था लाइव, ठीक है। तो लाइव करा रहा था बट उसमें मैं डिटेल्स में नहीं बता पा रहा था, बिकॉज लाइव में ना तो मैं क्वेश्चंस को पूरा का पूरा दिखा पा रहा था, क्योंकि हम फेस टू फेस क्वेश्चंस को बोल रहे थे और जो स्टूडेंट्स थे वो जो है कि आंसर दे रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं बहुत सारे लड़कों का कमेंट आया कि सर आप जो पीडीएफ है, आपका जो बुक है, उसी से आप पढ़ाइए तो भी चलेगा। इसलिए हम जो ये नया जो कॉन्सेप्ट निकाले हैं कि अभी हम जो बुक से पढ़ाएंगे और जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप लोगों के सामने भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। और आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए होंगे तो करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और दोस्तों को करना है शेयर। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स मेरे से 99 रुपीज़ में बाई कर सकते हैं। उसमें आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले बता दूं आप लोगों को, 120 पेज का मैंने नोट्स बनाया हुआ है। हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, डिस्टिलेशन, पंप एटसेट्रा, जो डिटेल्स में दिया हुआ है। पंप कैसे काम करता है, वार्म अप कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन कैसे काम करता है, सब कुछ, ठीक है। और बाकी 50 के 70 पेज है, वो है पेपर, जो आप अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आईओसीएल में और बाकी सब जगहों पे जो एग्ज़ाम हुआ है पहले का, उसका पेपर है, ठीक है। चलो वीडियो को शुरू करेंगे। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो रहेगा आपके सामने, क्वासी प्रोसेस क्या होता है। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि क्वासी प्रोसेस में क्या होता है। तो क्वासी प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, अब चूंकि देखो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, हीट का रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हीट और जो रिएक्शंस होता है, रिएक्शंस में जो हीट एनर्जी यूज किया जाता है, जो हीट यूज किया जाता है, उसी से जो है कि क्वेश्चंस आएंगे। तो जितने भी प्रोसेस हैं, जैसे कि आपका एक मान लो कि एक रिएक्शन है, हो सकता है रिवर्सिबल हो सकता है इरिवर्सिबल हो, या एक प्रोसेस है जो इक्विलिब्रियम हो, तो यही सब इसमें जो है कि जो टर्म्स है ये आते रहेंगे। तो एक आता है इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वासी इक्वेशन क्या होता है, और उससे भी पहले हम चाहेंगे कि इक्विलिब्रियम ही जान लो। देखो एक ऐसा कंडीशन आता है, कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई मान लो कि हम पानी ले रहे हैं, ठीक है। अब पानी में हम चीनी घोल रहे हैं, ठीक है, चीनी। अब क्या होगा, चीनी धीरे धीरे घुलता जाएगा, ठीक है ना। हमने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 100 ग्राम चीनी लिया, तो चीनी को इसमें घोल दिया, ठीक है। अब ये घुलते जा रहा है, घुलते जा रहा है, लेकिन अभी क्या होगा, हमने और 100 ग्राम डाला तो और थोड़ा बहुत घोला, फिर हम और 100 ग्राम डालें, तो अब क्या हो गया, एक कंडीशन इसमें ऐसा आ जाएगा कि जो चीनी है वो घुलना बंद हो जाएगा, चीनी इसमें नीचे बैठने लगेगा, यानी कि इसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो हो गया है खत्म। अब ये जो सॉल्युबिलिटी है जहां पे खत्म हो जाता है, इसको हम बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इक्विलिब्रियम अवस्था में आ गया है। यानी कि आप इसमें कुछ भी डालो लेकिन ये नहीं घुलेगा, कितना भी चीनी डालो नहीं घुलेगा जब तक कि आप इसमें अलग से पानी ना डालो, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो जिसका जो वैल्यू, जो कंपोजिशन हो वो कांस्टेंट हो जाए, तो उस वैल्यू को, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में आ गया है। इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन ही होगा, इक्विलिब्रियम कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। मान लो कि एक रॉड है, रॉड को गर्म कर रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि गर्म करते जा रहा हो, गर्म करते जा रहा हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रॉड गर्म नहीं होगा, उससे ज्यादा गर्म नहीं होगा, तो वो क्या कंडीशन होगा, वो कंडीशन हो जाएगा कि वो जो रॉड है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका है। तो ये होता है एक इक्विलिब्रियम, सीधी से फार्मूला। अब इसमें आता है क्वासी प्रोसेस क्या होता है। क्वासी प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम कहीं पे वर्क डन करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आप नॉर्मली वर्क डन ही पढ़ोगे, तो जब हम वर्क डन करते हैं तो हम एक पिस्टन और एक सिलेंडर लेते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक सिलेंडर है और इसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो जब हम पिस्टन को आगे की तरफ, इस तरफ ले जाएंगे तो इसमें वर्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गैस रहेगा, ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद में हाई प्रेशर के साथ में जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, ये जो भी होगा, ठीक है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं जिससे कि मान लो कि ये इसके अंदर जो गैस है ये हाई प्रेशर के साथ में हमको आगे की तरफ भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया आपका जो है कि
वर्क हो गया। लेकिन यहां पे एक कंडीशन आ जाता है क्वासी इक्वेशन में कि हम काम तो करेंगे, हम वर्क तो करेंगे, ठीक है। हमने यहां पे निकाल दिया आपका एक पिस्टन सिलेंडर और इसमें पिस्टन, हम ऐसा प्रोसेस करेंगे जो इक्विलिब्रियम अवस्था में हो, यानी कि हर पल इक्विलिब्रियम अवस्था में हो, इक्विलिब्रियम कभी टूटे ना, ठीक है। देखो एक तो आपको काम भी करना है और दूसरा इक्विलिब्रियम भी अवस्था में आना है, जो कि नामुमकिन है। लेकिन क्वासी इक्वेशन यही बोलता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई वर्क डन कर रहे हो और वो जो वर्क हो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी प्रोसेस, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वासी प्रोसेस पॉसिबल कैसे है। तो हम एक यहां पे एक पिस्टन ले लेते हैं, इसके अंदर गैस भरा हुआ है। अब देखो इतना हम मान लो कि एक इक्विलिब्रियम अवस्था में लाने के लिए मान लो कि ये पोजीशन पे इक्विलिब्रियम अवस्था में है। अब क्या करेंगे हम इसको, मान लें कि यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और 10 kg का प्रेशर है, ठीक है, 10 kg का प्रेशर है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब मान लो कि प्रेशर को छोड़ दो, टेम्परेचर है, ठीक है, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर के टर्म मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ऐसा प्रोसेस लाएंगे, ये जो पिस्टन है हम इसको इतना स्लो नीचे लेकर के जाएंगे, पहले एकदम 0.0001 पॉइंट नीचे लेकर आएंगे, फिर वहां से 0.0001 पॉइंट लेके जाएंगे, मतलब इतना स्लो प्रोसेस कर देंगे कि इसके अंदर जो चेंजेस है, जो इसके अंदर चेंजेस होगा वो निग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वासी प्रोसेस। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम उसी प्रकार से रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाता है, मान लो कि कोई आप एक रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्लस क्या ले लेते हैं वाटर, ठीक है। अब इसको रिएक्शन कराओगे तो CaCO3 बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो कि क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ टेम्परेचर और प्रेशर दिए हो, मान लो कि यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर दिए हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 10 kg प्रेशर दिए हो, तो ये जो प्रोसेस है वो कैल्शियम कार्बोनेट बना है। अब हम इसका उल्टा कर देते हैं, जो इनिशियल कंडीशन था हम यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर देते हैं। मान लो कि पहले इसका 20 डिग्री टेम्परेचर था तो 20 कर देते हैं, पहले 1 kg प्रेशर था तो 1 kg कर देते हैं। तो इस कंडीशन में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये उल्टा टूट करके CaO और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और यही है एक छोटा छोटा टॉपिक्स जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे और वो है आपके सामने प्रस्तुत करता हूं मैं, फोर सॉलिड्स एंड लिक्विड far away from critical point which of the following approximation are true। तो यहाँ पे एक आपको वैल्यू दिया हुआ है, इंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, या Cp इज इक्वल टू लगभग Cv, या रो भी डिवाइड बाई रो पी इक्वल टू 0, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन ये जो फार्मूले हैं सभी ये एक्चुअल में करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर करेक्ट, बिकॉज जो हम लोग स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा वाले हैं और वो लोग डीपली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। अब देखो यहाँ पे जो H इक्वल टू यू है ये हो जाता है, लेकिन इसके कंडीशन है कुछ, ठीक है। अब हम कंडीशन में जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और वहाँ पे आप लोगों को जो हमारा हम चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी कवर कर दें तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपके सामने, फॉर एन आइडियल गैस इंथैल्पी। आइडियल गैस का इंथैल्पी क्या होता है, आइडियल गैस का इंथैल्पी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो या घटाते हो तो इंथैल्पी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आइडियल गैस के लिए। जो फार्मूला होता है आइडियल गैस इंथैल्पी का H इक्वल टू यू प्लस PV, ठीक है, या हम बोल सकते हैं H इक्वल टू CP डेल T। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रेशर चेंजेस है यहाँ पे उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। सबसे पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन पे आप चलेंगे एंड ये क्वेश्चन छोड़ देंगे बिकॉज न्यूमेरिकल मोस्टली नहीं आता है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये है कि यहाँ पे चलेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इन ए वेल आइसोलेटेड बॉम्ब कैलोरीमीटर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर एक रिएक्टर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है, मान लो कि कोई कैलोरीमीटर है या रिएक्टर है जहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, तो कौन सा सही है। टोटल इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो इंथैल्पी होगा रिमेन्स कांस्टेंट होगा बिकॉज बॉम्ब कैलोरीमीटर में आपका जो इंथैल्पी होता है वो कांस्टेंट होता है, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आइडियल गैस स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ।
आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो होता है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पे आ जाएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 98% क्वालिटी ऑफ वेट स्टीम मीन्स, देखो वेट स्टीम है जिसमें 98% क्वालिटी है, यानी कि आप बोल सकते हो कि 98% स्टीम है और 2% तक उसमें मॉइस्चर है, या आप बोल सकते हो कि कंडेंसेट वाटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.02 kg वाटर डिवाइड बाई kg स्टीम वाटर मिक्सचर, इसको हम बोल सकते हैं 98% क्वालिटी ऑफ स्टीम। वेट स्टीम का मतलब हम बोल सकते हैं कि 0.02 kg वाटर है और उसका डिवाइड कर दोगे 1 kg स्टीम से, तो ये जो रेशियो आएगा ये 98% का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड देखो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ न्यूमेरिकल लगाऊं, बिकॉज न्यूमेरिकल लाने का चांसेस बहुत 2-4% रहता है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने आपके वो है स्टीम एट 4 बार एंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टीम है जो 4 बार पे है। अब आपको बताना है कि एक बार में कितना केजी होता है, कमेंट करके बता सकते हो। मैंने एक कल वीडियो बनाया था उसमें सब कुछ बताया था। 4 बार का स्टीम है और 500 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो स्टीम कैसा होगा, सेचुरेटेड होगा, सुपर हीटेड होगा, वेट होगा, नॉन ऑफ दिस होगा। तो सुपर हीटेड स्टीम होता है 4 बार पे और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका निकालने का फार्मूला होता है अलग से, ठीक है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन, चलो वो भी छोड़ दो बिकॉज वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है अपने लेवल का। इंथैल्पी H ऑफ वेट स्टीम इज इक्वल टू, इंथैल्पी का जो फार्मूला होता है वेट स्टीम के लिए आपको पता ही होना चाहिए, H इज इक्वल टू होता है स्मॉल h प्लस XL। यहाँ पे स्मॉल h जो है, बिग H जो है वो इंथैल्पी है, और स्मॉल h जो है इंथैल्पी ऑफ सेचुरेटेड वाटर है, एंड L जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, आपको पता ही होना चाहिए, और X जो है वो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने चलेंगे लेकर के यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेज में शानदार क्वेश्चंस आएंगे सभी, तो यहाँ पे देख सकते हैं। चलो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, एक थ्योरी है जूल एक्सपेरिमेंट। जूल एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी लिक्विड लेते हो, चाहे आप वाटर ले लो, चाहे आप ऑयल ले लो, चाहे आप HG ले लो, चाहे आप कोई भी वाटर ले लो, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसका एक स्पेसिफिक फिक्स्ड एनर्जी लगता है, फिक्स्ड हीट लगता है। उस हीट को हम बोलते हैं जूल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसी अगर आपको कहीं पूछता है कि जूल एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्या होता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट होता है किसी भी एक पार्टिकुलर लिक्विड के लिए वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। जो नेक्स्ट थ्योरी है कि इंथैल्पी और इंट्रोपी के बीच में, जो इन दोनों के बीच में जो चार्ट बनता है उस चार्ट को हम बोलते हैं मॉलियर चार्ट, ठीक है। मॉलियर चार्ट बोलते हैं, ये याद कर लेना, ये आता है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। इन स्टीम टेबल जो रहता है, डिफरेंट डाटा ऑफ स्टीम कैन बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, तो डिफरेंट डाटा अरेंज कर सकते हैं स्टीम टेबल में, तो ये सभी रहेगा सेचुरेटेड स्टीम डाटा विथ रेफरेंस टू वेरिंग प्रेशर एंड सुपर हीटेड स्टीम डाटा, ये सभी रहेगा, ऑल ऑफ द एबव रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग पा सकते हैं स्टीम डाटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन सुपर हीटेड स्टीम टेबल स्टीम डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएशन ऑफ, सुपर हीटेड स्टीम डाटा में स्टीम डाटा रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन के, तो टेम्परेचर और प्रेशर के वेरिएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द डाटा विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सुपर हीटेड स्टीम टेबल इज, सुपर हीटेड स्टीम टेबल है तो उसमें क्या आपको मिलेगा, इंथैल्पी, एंट्रोपी और वॉल्यूम तीनों मिलेगा, ठीक है। ऐसे डाटा जो सुपर हीटेड स्टीम के डाटा हो, टेबल हो, तो वहां पे आपको तीनों मिलते हैं, इंथैल्पी, एंट्रोपी और वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर स्टीम पावर प्लांट द आइडियल साइकिल इज, मैंने एक बताया हुआ है आप लोगों के सामने कि जो भी स्टीम पावर प्लांट रहता है वो रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। अब रैंकाइन साइकिल क्या होता है आपको एक छोटा सा डिटेल्स बता दूं। सपोज करो कि ये एक पंप है, पंप में एक हम पानी लेते हैं स्टीम बनाने के लिए, पावर प्लांट है तो यहाँ पे हम स्टीम लेंगे जिसको हम बोलते हैं BFW वाटर, ठीक है, बॉइलिंग फीड वाटर।
इसको हम लोग लेकर के जाते हैं, आपका जाता है फर्नेस में, बॉयलर में, यहाँ पे स्टीम बनता है, यहाँ से स्टीम बनने के बाद में ये जाता है टरबाइन में, और टरबाइन में यहाँ पे जाने के बाद में ये स्टीम जो है कि एलपी स्टीम बन जाता है, ये एचपी स्टीम का रहता है, एलपी स्टीम में बन जाता है, या आप बोल सकते हो कि कंडेंस कर लेते हैं इसको, और कंडेंस करने के बाद फिर से इसी में लेकर के आते हैं बीएफडब्ल्यू पंप में, फिर ये साइकिल होता है, इसमें जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। ये जो साइकिल है, इस साइकिल को हम बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टरबाइन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एन आइडियल वर्किंग फ्लूइड फॉर द रैंकाइन साइकिल शुड नॉट हैव हाई स्पेसिफिक हीट। आइडियल वर्किंग फ्लूइड के लिए जो रैंकाइन साइकिल है उसमें हाई स्पेसिफिक हीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट रहेगा आपके सामने, वो है इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी इंक्रीज्ड बाय। रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी कैसे हम बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला है आपके सामने स्टीम को सुपरहीट करके, तो सही है। इंक्रीजिंग मैक्सिमम प्रेशर, प्रेशर भी बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा। रिड्यूसिंग एग्जस्ट प्रेशर, तो भी बढ़ेगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है द एडवांटेज ऑफ मरकरी एज वन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इन बाइनरी साइकिल इज। द एडवांटेज ऑफ मरकरी एज वन ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इन बाइनरी साइकिल। तो बाइनरी साइकिल में जो हम लोग मरकरी यूज करते हैं उसका एडवांटेज क्या है? तो वो है मॉडरेट वेपर प्रेशर एट हाई टेम्परेचर एंड वेरी स्टेबल। तो आपको पता है कि जो मरकरी होता है स्टेबल होता है, और दूसरी चीज़ जो वेपर प्रेशर होता है यानी कि कम बॉइलिंग करता है, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये ज़्यादा होता है। अगर हम लिक्विड को रखते हैं किसी पानी को तो पानी बहुत जल्दी वेपराइज हो जाएगा, लेकिन मरकरी नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ ए सैचुरेटेड वाटर वेपर कंप्रेस्ड आडियाबेटिकली। एक सैचुरेटेड वाटर वेपर है, इसको हम कंप्रेस करते हैं आडियाबेटिकली, मतलब जो नो हीट लॉस, नो मास लॉस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ये सुपर हीटेड हो जाएगा। अगर हम उसको और भी कंप्रेस करते हैं आडियाबेटिकली किसी सुपर हीटेड स्टीम को, वेपर को, तो वो सुपर हीटेड हो जाएगा। आंसर सी रहेगा। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपके लेवल के नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने वो हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मोलियर चार्ट के बारे में। वन एम मोलियर चार्ट स्लोप ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटिंग ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू T-1 बीटा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप इतना याद रख लेना कि इंथैल्पी और एंट्रोपी के जो चार्ट होता है, इसके बीच में जो चार्ट बनता है उसको हम मोलियर चार्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। व्हेन वाटर इज वेपोराइज्ड टू स्टीम, अगर हम वाटर को वेपोराइज करके स्टीम बनाते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एडेड इज इक्वल टू। तो जो हीट हम लोग ऐड करते हैं वो किसके बराबर होगा? तो स्टीम इंथैल्पी माइनस वाटर इंथैल्पी। ठीक है, तो ये उसके अंदर जो हम लोग हीट डालते हैं वो इसके इक्वल हो जाएगा H स्टीम माइनस H वाटर। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस इंथैल्पी ऑफ वाटर। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने वो हो जाएगा, एक चीज याद रख लेना, जो H होता है वो इंथैल्पी होता है, और अगर आपको कहीं पे पूछता है हीट से रिलेटेड तो आपको मोस्टली इंथैल्पी आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी हो सकता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी का कुछ काम नहीं रहता है। ये S जो है वो एंट्रोपी है, और एंट्रोपी आपको पता है कि ये डिसऑर्डर ऑफ दिस सिस्टम है। ठीक है, तो एक चीज याद रख लेना। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो है नंबर 30 का, फॉर ए प्रोसेस कैरिड आउट रिवर्सिबली द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन विद इन द सिस्टम वुड बी 0 ओनली व्हेन द प्रोसेस इज आडियाबैटिक। तो अगर कुछ भी हो रहा है, मान लो कि एक प्रोसेस हो रहा है, कैरिड आउट हो रहा है, रिवर्सिबल है, एंट्रोपी जनरेशन हो रहा है, अगर एंट्रोपी जनरेशन 0 हो, मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज ना हो, तो ऐसा कब होगा? जब जो सिस्टम है वो आडियाबैटिक हो, तो वहां पे जो एंट्रोपी होगा वो होगा 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये है CP/CV। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। द रेशियो ऑफ CP/CV फॉर मोलियर नाइट्रोजन इज 1.44। कितना होता है? 1.44। अब ये देखो यहाँ पे मॉलिकुलर नाइट्रोजन है,
तो यहाँ पे एक देखो एक चीज़ आता है Cp/Cv इज इक्वल टू R, आपको पता ही है। एंड ये जो क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, यहाँ पे कभी कभी पूछ देता है कि डाई मॉलिक्यूलर के लिए कितना होता है और मोनी एटॉमिक मॉलिक्यूलर के लिए कितना होता है। तो डाई के लिए होता है 7/5 और मोनो एटॉमिक के लिए होता है 5/3। तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो रहेगा, ये है 32 नंबर। फॉर एन आइडियल गैस विथ Cp इक्वल टू 38 जूल पर किलो द वैल्यू ऑफ गामा इज। तो आपको पता है गामा इज इक्वल टू Cp/Cv होता है, एंड यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हो, तो 1.28 होगा। उतना हम जाएंगे नहीं और इस टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन ऐसा है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है। तो एक चीज़ याद रख लेना, एक होता है एक्सटेंसिव, एक होता है इंटेंसिव। तो जो एक्सटेंसिव होता है ना, ई जो शुरू हो रहा है ई से, एक्सटेंसिव, तो जितने भी वर्ड आपके सामने आएंगे ई से, तो वो हो जाता है, ये याद रखने का फार्मूला है। तो जितने भी ई से शुरू होगा ना, चाहे इंटरनल एनर्जी ले लो, चाहे एनर्जी ले लो, चाहे और भी कुछ ले लो, एंथैल्पी ले लो, एंट्रोपी ले लो, तो ये हो जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑल एनर्जी, वॉल्यूम, मास, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑन मास पे डिपेंड नहीं करता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड जो है इसका आंसर है डेंसिटी, एंड साथ ही साथ टेम्परेचर, विस्कोसिटी, ये सब इसका आंसर है, ठीक है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो, जितने भी ई से शुरू होगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, और आगे की बातें जो है यहाँ से आप याद कर सकते हो। तो ये था दोस्तों वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। देखो मैं बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा होगा, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ना। इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज संतोष चौहान साइनिंग ऑफ।